दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई 70 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल बायोलॉजी से लिया गया है और पहला सवाल कहता है कि पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में इसका आंसर लिखिएगा कि पोषण वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषण, तो दूसरा होते हैं परपोषण। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं और यह सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में लगभग 2 बार पूछा गया है। सवाल कहता है कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझाइए। आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कैसे है? देखिए, जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उसे कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा। और वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि जानवर हो गया, मनुष्य हो गया इत्यादि। तो यहाँ पे अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेरकर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन करता है और अनपचा भोजन त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके आवश्यक पदार्थों को लिखिए। तो आसान शब्दों में इसका आंसर करेंगे कि सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। यानी जितने भी हरे पादप हैं वे प्रकाश की यानी सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या करते हैं कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। साथ ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो आसान शब्द में लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है। पहला पदार्थ है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और ये जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए इन सभी तत्वों का होना बेहद आवश्यक है। अब अगला सवाल देखिए, कहता है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, आसान शब्दों में लिखिएगा कि समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह पोषण प्रक्रम द्वारा प्राप्त पोषण से पूरा होता है या भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए काफ़ी आवश्यक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? श्वसन क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल भी 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे। तो आसान शब्दों में इसका आंसर करेंगे कि श्वसन एक जटिल जैव प्रक्रम है। श्वसन जो है एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसे ही हम लोग पोषण कहते हैं। अब देखिए, पोषण के 2 प्रकार होती हैं, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अवायवीय श्वसन, जिसे हम लोग अनाक्षीय श्वसन कहते हैं। दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब आइए अगला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आसान शब्द में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। इसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखेंगे अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी अवायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन न भी रहेगा तो भी ये संपन्न हो जाता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही संपन्न होता है।
रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में संपन्न होता है, यानी अवायवीय श्वसन जो है इसका समापन कोशिका द्रव में होता है, जबकि वायवीय श्वसन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न हो जाता है। रोमन नंबर 3 में लिख आइएगा कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जा सकता है कि किस श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, तो याद रखिएगा अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए मनुष्य में श्वसन जो है ना जी, ये 2 तरीके से संपन्न होते हैं। पहला चरण में वायु से ऑक्सीजन नासिका के द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। पहला चरण में क्या होता है कि वायु से जो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो होता है CO2 गैस नासिका यानी नाक के द्वारा फेफड़े में जाकर पहुंच जाती है, जिसके दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंच जाते हैं, जहां वह पुनः टूटकर हीमोग्लोबिन में बदल जाते हैं। ऑक्सीजन के फलस्वरूप बने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़े के कोशिकाओं में पहुंचकर नासिका के द्वारा बाहर निकल जाता है। और आप सभी को बता दें यह जो होता है श्वसन का दूसरा चरण माना जाता है। दोस्तों आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। और यह जो क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का अंतिम चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण में से लिया गया है। और सवाल ये पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, तो आसान शब्दों में लिखिएगा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन हेनरी मोसले महोदय ने किया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, तो याद रखिएगा हेनरी मोसले ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। वहीं पे बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या के बारे में कि कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। हाइड्रोकार्बन के मतलब ही होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वहीं पे दूसरा होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है समजातीय श्रेणी क्या है, इसके उदाहरण बताइए। तो दोस्तों कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है उसे ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक बार सुनिए फिर से, कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है उसे ही हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल के सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह OH रहता है, जैसे कि एथिल अल्कोहल हो गया, प्रोपिल अल्कोहल हो गया। यहाँ पे यदि आप देखेंगे अभिक्रियाशील समूह को, तो यहाँ पे भी OH यानी अल्कोहल का सिंबल है और यहाँ पे भी OH है यानी अल्कोहल है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो देखिए अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। अम्ल को यदि जल में घुलाइएगा ना तो हाइड्रोजन आयनों में टूट जाता है, जिस कारण ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करने लगता है। अब अगला सवाल कहता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के 200 को लिखे। जब आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीव ने दिए थे, जब मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाए थे, तो उनके आवर्त सारणी में कौन कौन से दोष गलतियां रह गई थी वही आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में प्रमुख दोष निम्नलिखित है। पहला दोष था कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण था, यानी हाइड्रोजन का जो जगह था ना वो विवादपूर्ण जगह पे हाइड्रोजन को सजा दिया गया था।
रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में अधिक परमाणु वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व के पहले रख दिया गया था। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं की गई थी। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समान तत्व को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, जबकि होना ये चाहिए था कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समान तत्व वाले जो भी तत्व हैं उन्हें एक साथ रखना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया था। रोमन नंबर 5 में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक ही साथ रख दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विकृत गंधिता क्या है। दोस्तों आसान शब्द में जानिए, वसा एवं तेल से निर्मित पदार्थ में उपचयन क्रिया द्वारा अरुचिक गंध एवं स्वाद उत्पन्न हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। यानी जितने भी तेल एवं वसा से निर्मित बने जो भी पदार्थ होते हैं, जब उसमें उपचयन क्रिया होती है तो वे अरुचिक गंध एवं स्वाद उत्पन्न उसमें हो जाता है। इसे ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर BHA या BHI का प्रयोग किया जाता है। अब अगला सवाल कहता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। आसान शब्द में इसका आंसर लिख आइएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण होने लगता है उसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला सवाल कहता है कि अभिक्रियाशील समूह क्या है। दोस्तों आसान शब्द में लिखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे हम लोग अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे कि सभी अल्कोहल में अभिक्रियाशील समूह OH रहता है जिस पर उसके गुण जो है वो निर्भर रहते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर बढ़ रही उष्णता को कम करने के लिए विश्व के कई देशों ने मिलकर जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन शुरू किया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं इसका आंसर समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर बढ़ रही उष्णता को कम करने के लिए विश्व के कई देशों ने मिलकर जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसी आयोजन का नाम क्योटो प्रोटोकॉल रख दिया गया। अब अगला सवाल कहता है अम्ल, क्षार और लवण क्या है। सबसे पहले अम्ल के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन भी देता है, और इसका जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जैसे कि H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 जिसे हम लोग मेथनोइक अम्ल कहते हैं, इत्यादि। अब अगला सवाल यहाँ पे है कि क्षार की परिभाषा देखिए। तो देखिए, क्षार वह पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसका जलीय विलयन स्वाद में तीखा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में तीखा होता है। और जब क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु से अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल, और ये देता है हाइड्रा ऑक्साइड। जैसे कि NaCl हो गया जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, KOH जिसे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। अब अगला सवाल है कि लवण के बारे में बताइए। तो देखिए, लवण वैसे रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन के विस्थापित करने से बनता है। जैसे कि NaCl हो गया, और NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में है KCl जिसे पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, CaSO4 जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, तो लवण है। अगला सवाल कहता है संक्षारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए, किसी धातु का अन्य धातु या यौगिक के साथ अभिक्रिया करके अवांछित रूप में परिवर्तित होना संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, सिल्फर सल्फाइड का बनना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना इत्यादि, ये सभी के सभी है
संक्षारण का उदाहरण। यहाँ पे लिखिएगा कि संक्षारण धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसे मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए, या उसके सतह पर जस्ता हो गया, सोना हो गया, चानी हो गया इत्यादि के पर चढ़ाकर धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम क्वेश्चन का वीडियो बारी बारी से देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही 10वीं कक्षा का तमाम वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।